सो मैं ट्विटर पे स्क्रॉल कर रहा था, तब मैंने एक पोस्ट देखी जहाँ लोग एक एनिमे मूवी के बारे में बात कर रहे थे। मूवी का नाम है 100 मीटर्स या फिर जापानीज में याकुएमो। ये सिर्फ 1 hour 47 मिनट की मूवी है, तो मैंने सोचा चलो देख लेते हैं। और ऑनेस्टली मूवी देखने के बाद मुझे लगा है कि इस पे वीडियो बनाना तो बनता है। हाँ, ये एक स्पोर्ट्स एनिमे मूवी है जो इसी नाम की मांगा याकुएमो पे बेस्ट है। इसके मांगा का ऊटो है जिन्होंने हमें 2024 में एक मास्टरपीस सीरीज दी थी, और ऑन द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। इवन दो मैंने और अभी तक नहीं देखा है, लेकिन मैंने बहुत लोगों से सुना है कि वो एनिमे काफी ज्यादा अच्छा और इम्पैक्टफुल है। ऊटो इस मांगा को बनाने के लिए तब इंस्पायर हुए थे जब 2016 रियो ओलंपिक देख रहे थे। वहाँ एक स्प्रिंट रनर सिर्फ कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की वजह से फॉल स्टार्ट करने पर डिस्क्वालीफाई हो गया। उस एक छोटे से सेकंड की गलती ने उस एथलीट की सालों की मेहनत एक पल में वैनिश कर दी। ये उसका शायद लास्ट चांस भी हो सकता था अपना ओलंपिक ड्रीम को अचीव करना, जिस मोमेंट के लिए उसने इतने साल पसीना बहाया था। इस इंसिडेंट से ऊटो को एथलीट्स की क्रेजीनेस और पैशन के रियल मीनिंग समझ आया कि वो ट्रैक पर उतरते वक्त ये भी नहीं जानते हैं कि क्या होने वाला, और उनकी पूरी जिंदगी का रिजल्ट बस 10 सेकंड की इस रेस पर टिक जाता है। इसलिए उन्होंने ये मांगा बनाई ताकि वो एथलीट्स की ये इरेशनल नेचर और जुनून को दिखा सके, और ये दिखा सके कि स्प्रिंट रेस सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं बल्कि ऐसा मूवमेंट जो पूरी लाइफ को एक पल में दिखाता है। अभी प्लॉट के बारे में बात करते हैं। ये स्टोरी है तोगाशी की, एक प्रोडिजी जो जन्म से ही जीनियस है ट्रैक एंड फील्ड रनिंग में। वो बचपन से ही 100 मीटर स्प्रिंट में हमेशा जीतता आ रहा था, लेकिन 6th ग्रेड में एक ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट उसके स्कूल में आता है। उसका नाम है कोमिया। कोमिया दौड़ना चाहता था सिर्फ अपने रियल लाइफ के पेन से दूर भागने के लिए। उसके पास अनलिमिटेड विल पावर थी, पर टेक्निक बहुत खराब थी, इसलिए तोगाशी ने उसे प्रॉपर तरीके से दौड़ना सिखाया। दोनों साथ मिलकर ट्रेन करते हैं, धीरे धीरे बेटर बनते हैं, और एक दिन कोमिया तोगाशी को रेस के लिए चैलेंज करता है। रेस में तोगाशी जीत जाता है, लेकिन कोमिया इंजर हो जाता है। उस मोमेंट के बाद कोमिया अचानक गायब हो जाता है और स्कूल भी चेंज कर लेता है। साल गुजरते हैं और तोगाशी सीनियर ग्रेड तक पहुंच चुका होता है। एक इंपॉर्टेंट रेस में उसका सामना फिर से कोमिया से होता है, और इस बार तोगाशी हार जाता है। ये डिफीट उसके दिमाग में ऐसे बैठ जाता है कि तोगाशी वहीं स्टक हो जाता है सालों तक। वो कभी भी रियल इंप्रूवमेंट नहीं कर पाता, जबकि कोमिया इसी दौरान नेक्स्ट लेवल पर जा चुका होता है। करेंट जनरेशन के टॉप रनर्स में हमें कैरेक्टर्स मिलते हैं जैसे जाइसू, कोमिया और काइडो। ये मूवी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को भी बहुत अच्छे से बिल्ड करती है, जैसे कि निगामी जो अपने सीनियर ईयर में टॉप रनर था, लेकिन ज्यादा एक्सपेक्टेशंस और बैक प्रॉब्लम की वजह से उसे स्प्रिंटिंग छोड़नी पड़ी। मेरा फेवरेट कैरेक्टर है काइडो। वो हमेशा सेकंड पोजीशन में आता था क्योंकि वो कभी भी जाइसू को हरा नहीं पाता था। फिर भी काइडो ने अपनी रियलिटी को तोड़ने के लिए स्ट्रगल करता रहा। नेशनल प्रिलिमिनरीज में सब लोग बेट करते हैं कि जाइसू और कोमिया फास्ट आएंगे, लेकिन काइडो सभी को पीछे छोड़कर फास्ट पोजीशन पे फिनिश करता है। ザイツか小宮よあいつか小宮だろそうね、ザイツか小宮でしょ。あいつか小宮じゃん。でもザイツか小宮ねあいつか小宮っすかねザイツか小宮。ザイツか小宮ザイツか小宮は俺は蚊帳の外か तोगाशी इसी दौरान एक सीरियस इंजरी के साथ जी रहा होता है जो उसे लाइफ टाइम के लिए रनिंग छोड़ने पर मजबूर कर सकती थी। फिर भी वो नेशनल्स में टॉप रनर्स के साथ दौड़ने के लिए वापस आता है। वहाँ उसकी मुलाकात फिर से कोमिया से होती है, जो उसे कहता है कि उसने दौड़ने का पैशन खो दिया है। फाइनल रेस स्टार्ट होती है और इन 10 सेकंड के लिए उन सभी ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई थी। ये सीन इतना इंटेंस था कि मैंने देखने वक्त खुद पसीना फील कर रहा था। मेरे लिए तो ये मूवी एब्सोल्यूट पीक थी। अब हम इसकी एनिमेशन के बारे में बात करते हैं। इस मूवी को रॉक एंड रोल माउंटेन स्टूडियो ने बनाया है, और एनिमेशन डायरेक्टर है केंजी युआसावा, जो 2D रोटोस्कोपिंग स्टाइल को फॉलो करते हैं। ये मूवी मेरे लिए काफी रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस थी क्योंकि इसका एनिमेशन स्टाइल बहुत अलग है। ये मोस्टली रोटोस्कोपिंग टेक्निक से बनाई गई है, ना कि वो क्लासिक 2D एनिमे स्टाइल जो हमें यूजुअल देखने को मिलता है। मैं जानता हूँ कि काफी लोगों को रोटोस्कोपिंग पसंद नहीं है, क्योंकि जब इस टेक्निक को सही से एग्जीक्यूट नहीं किया जाता तो एनिमेशन उतनी स्मूथ फील नहीं होती और कैरेक्टर्स थोड़े स्टिफ लगते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। इस मूवी में रोटोस्कोपिंग का काम काफी अच्छे से किया गया है, इसलिए विजुअल एक्सपीरियंस बहुत रियलिस्टिक लगता है और एंगेजिंग भी। जिन लोगों को रोटोस्कोपिंग के बारे में नहीं पता, ये एक डिफरेंट एनिमे स्टाइल होता है जहाँ रियल लोगों को पहले कैमरा पर रिकॉर्ड किया जाता है, फिर फ्रेम बाय फ्रेम उनके ऊपर ट्रेसिंग करके एनिमेशन बनाई जाती है। इस प्रोसेस की वजह से इसमें ट्रेडिशनल एनिमे जैसे फुली इमेजिनरी कैरेक्टर डिजाइन कम होते हैं और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की फ्रीडम भी थोड़ी लिमिटेड रहती है। मतलब ये स्टाइल ज्यादा रियलिटी बेस्ड होता है, इसलिए कुछ लोगों को ये एनिमे जैसा फील नहीं देता।
लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस टेक्निक में मेहनत नहीं लगती है। रोटोस्कोपिंग में काफी इफोर्ट, टाइम, पेशेंस और पसीना लगता है। फ्रेम बाय फ्रेम ट्रेसिंग करने अपने आप में ही एक टफ प्रोसेस है। इस मूवी के मेकर्स ने इसमें रियल प्रोफेशनल रनर्स को इस्तेमाल किया है, जिससे जब कैरेक्टर दौड़ता है ये बहुत रियलिस्टिक फॉर्म से भागता है। मेरे लिए ये तो काफी यूनिक एक्सपीरियंस था। कभी कभी अच्छी रोटोस्कोपिंग भी काफी इंप्रेसिव हो सकती है और नॉर्मल एनिमे से हट के स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट दे सकती है। कुछ कुछ टाइम पे जैसे बारिश के समय एक रेस होता है, वहाँ वो वाटर ड्रॉप के सीन दिखाए गए हैं एंड वहाँ बारिश का सीन का रेस बहुत अच्छा था। बाय द वे इस मूवी में जो कुछ भी बैकग्राउंड में हमें देखने को मिला, जो बैकग्राउंड आर्ट, वो सब कुछ हैंड ड्रॉन आर्ट है। अगर तुम सोच रहे हो कि आखिर में कौन जीतता है, तो ये एनिमे का मूवी का पॉइंट ये नहीं कि कौन जीतता है। एंड में हम ये देखते हैं कि वो सब स्माइल कर रहे होते हैं और उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं जब वो दौड़ रहे होते हैं। ये हमें बताती है कि सिर्फ जीतना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बल्कि जर्नी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। मेरे हिसाब से ये एनिमे 8 आउट ऑफ 10 था। कमेंट्स में जरूर बताना आपका थॉट्स क्या है इस मूवी के बारे में। अगर तुम्हें मूवी देखनी है तो नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। ओवरऑल ये मूवी बहुत अच्छी है। फ्री टाइम में तो जरूर देखना। मिलते हैं अगले वीडियो में।